मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पीएम मोदी के आगमन से 4 घंटे पहले प्रवेश करेंगे सभी खिलाड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर निर्देश जारी। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेलों का करेंगे शुभारंभ। चारधाम यात्रा के लिए गठित होगा प्राधिकरण। पर्यटन मंत्री ने कहा सभी तैयारियां पूरी। गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों से ली जाएगी राय। बागेश्वर में ने गरुड़ में भाजपा के लिए किया प्रचार। गरुड़ नगर चुनाव ट्रिपल इंजन की अपील। विकास के लिए भाजपा को अपील। लक्सर के सुल्तानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी ने की घोषणा। विद्युत विभाग की 22 करोड़ बिल माफ करने को कहा। 28 सूत्रीय घोषणा पत्र किया जारी। उत्तराखंड का बड़ा मान शूटिंग कोच सुभाष राणा को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। और उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट जारी। 18 जनवरी से पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सत्तासीन भाजपा जहां इन बस्तियों को लेकर चिंतित होने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष भाजपा को ही आड़े हाथों लेकर बस्तियों को वोट बैंक के रूप में यूज करने तक ही सीमित रहने की बात कह रही है। उत्तराखंड में लगभग 582 मलिन बस्तियां हैं। सबसे ज्यादा मलिन बस्तियां देहरादून नगर निगम क्षेत्र में आती हैं। एनजीटी ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मलिन बस्तियों को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। विपक्ष मलिन बस्तियों के पुनर्वास को बड़ा मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का आरोप है कि लगातार 15 साल से लेकर देहरादून में भाजपा की सरकार है, फिर भी इन बस्तियों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कई मुद्दे पार्टी प्रत्याशी उठा रहे हैं, लेकिन मलिन बस्तियों का मुद्दा सबसे अहम माना जा रहा है। देहरादून नगर निगम की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 162 मलिन बस्तियां हैं। हर चुनाव में इनके पुनर्वास और बस्ती वासियों को स्वामित्व देने की बात तो की जाती है, लेकिन फैसला कभी नहीं लिया जाता है। अब एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं कि रिस्पना बिंदाल के आसपास बसी बस्तियों को हटाया जाए ताकि नदियों का फ्लो न रुके और उनमें सीवर आदि गंदगी कम हो सके। हालांकि सरकार ने निकाय चुनाव के बाद इस पर कोई कार्रवाई की बात कही है, लेकिन कहीं न कहीं बस्तियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद बनी भाजपा की सरकार में अब तक इन बस्तियों पर मंडरा रहे खतरे को रोकने के लिए 3 बार अध्यादेश ला चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बस्तीवासियों को पुनर्वास नहीं हो पाया है। अब एनजीटी ने नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले तीसरी बार लाए गए अध्यादेश पर ही सवाल उठा दिए हैं। देहरादून को एक विकसित नगर बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ लोग, जैसा अभी काऊ भाई कह रहे थे, कुछ लोग झूठा धर्म की राजनीति करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी कह रहे थे कि भाइयों बहनों, कोई बस्ती नहीं उजाड़ी जाएगी। मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ आप सबसे, कोई एनजीटी का कोई भी इस प्रकार का आदेश नहीं है। हमने पिछले 3 साल पहले भी हम एक्ट लेकर आए थे, ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। हमने बस्तियों को बचाने के लिए, हम जानते हैं वो मजबूरी में रह रहे हैं, और इन सबको नियमित करने के लिए हमने हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया हुआ है। भाई यहाँ पर कोई कह रहे फ्लड जोन के अंतर्गत कार्रवाई होगी। कोई भी रायपुर विधानसभा का कोई वार्ड फ्लड जोन के अंतर्गत नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें होने बाकी है। अभी फ्लड जोनिंग हुई है, फ्लड जोनिंग की जो वैधता है अभी सरकार को उसको परखना है कि जो फ्लड जोनिंग हुई वो प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। दूसरा, एनजीटी के जो आदेश आ रहे हैं, तो हमने एक अध्यादेश लाए हैं कि मलिन बस्तियों को प्रभावित न किया जाए। हाईकोर्ट के भी आदेश थे, तो वहां पर भी उस अध्यादेश के माध्यम से हम तीसरी बार मलिन बस्तियों को हमने सुरक्षा प्रदान की है। और अगर उससे इतर भी कोई बात होगी और हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जा पाएगा सीधे, हाईकोर्ट तो संभव तो नहीं सुनेगा। के साथ सबसे बड़ा धोखा किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
कांग्रेस पार्टी की हरीश रावत सरकार ने लगभग 350 मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दे दिया था। आपने उसमें रुकावट बनते हुए 3-3 साल का अध्यादेश जिस तरह से उनको पकड़ाया है, यह अध्यादेश नहीं, उनके सर पर लटक रही तलवार है। और ये मलिन बस्ती के लोग भली भांति जानते हैं। 2017 में आपको प्रचंड बहुमत मिला और ट्रिपल इंजन सरकार मिली। 2020 में वही सरकार रिपीट हुई, फिर से भारतीय जनता पार्टी को सर माथे बैठाया उत्तराखंड के लोगों ने। मलिन बस्तियों को लेकर एनजीटी के आदेश ने चिंता बढ़ाने के साथ ही राजनीतिक भी गरमा दी है। भाजपा का मानना है कि वह मलिन बस्तियों को लेकर चिंतित है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। फिर भी अगर बात ना बनी तो मलिन बस्तियों के निवासियों को विस्थापित किया जाएगा, किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्षी दल इसे लेकर भाजपा को आड़े हाथों लेकर कह रही है कि अभी तक क्यों मलिन बस्ती वालों का विस्थापन नहीं किया गया और न ही उन्हें कोई मालिकाना हक दिया गया। कहीं न कहीं ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति गंभीर है। इस विषय पर कई बार उन्होंने विचार विमर्श भी किया है और हमारी सरकार पूरी तरह बस्ती को बचाने की चिंता करती है, बसाने की चिंता करती है, तोड़ने की नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश भी है और उनकी सोच भी है कि किसी गरीब को बेघर न किया जाए। सोचेंगे, सरकार पहले भी पिछले 6 सालों से लगातार इस चिंतन में है कि हम इनको कैसे पुनर्वासित करें, कैसे व्यवस्थित करें, उसके लिए सोचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है इस विषय पर कि हमें इनका पुनर्वास करने के बाद ही उचाड़ने की चिंता करेंगे। मलिन बस्तियों का पहले से हमारी स्पष्ट नीति उत्तराखंड में बननी चाहिए। मलिन बस्तियों को हमने बिंदाल और रिस्पना में जो परियोजना लागू करने की बात की, पहले तो उसमें स्पष्ट एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। दूसरा, जो मलिन बस्ती में जो उसमें प्रभावित हैं उनके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे, सबसे पहले ये होना चाहिए। और नए अतिक्रमणों पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। यहाँ पर हुआ क्या कि देहरादून के अंदर जो पूंजीपति हैं, जितने बिल्डर्स हैं, उन्होंने नगर निगम की ज़मीनों पे कब्जा कर दिया है और डराने के नाम पर केवल जो छोटे कब्जाधारी हैं, चाहे मलिन बस्तियों के लोग हैं, उनको डराया और धमकाया जाता है चुनाव के मद्देनज़र। एनजीटी ने ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो देहरादून का भौगोलिक क्षेत्र है उसमें नदियों से बना हुआ ये पूरा क्षेत्र है। मलिन बस्तियों की बात करें, देहरादून में 162 मलिन बस्तियां, हरिद्वार में 122, नैनीताल में 55, उधम सिंह नगर में 121, पौड़ी में 21, चमोली में 21, टिहरी में 13, उत्तरकाशी में 20, चंपावत में 10 मलिन बस्तियां, पिथौरागढ़ में 21 मलिन बस्तियां, अल्मोड़ा में 9 मलिन बस्तियां और बागेश्वर में 7 मलिन बस्तियां हैं। कुल मिलाकर निकाय चुनाव के बीच बस्ती को लेकर आया एनजीटी का आदेश फिर से बस्ती वालों की मुसीबत बढ़ा रहा है। अब देखना होगा निकाय चुनाव में विजय होने वाली पार्टी किस तरह इन मलिन बस्तियों के पुनर्वास करती है। कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्तर से इन बस्ती वासियों का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक मलिन बस्ती वाले लोगों का पुनर्वास नहीं होता, इन्हें मालिकाना हक नहीं मिलता, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखना होगा कि कौन सी पार्टी इन बस्तियों की समस्या का समाधान कर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 19 जनवरी यानी कि रविवार को काशीपुर पहुंचेंगे और दोपहर 1:30 बजे भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली तथा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे और उसके बाद सैनिक कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में, जहां इस बार पर्वतीय रामलीला हुई थी, वहां पर कृष्णा पब्लिक स्कूल के पास एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और क्षेत्र की जनता से विनम्र अनुरोध है कि वह रोड शो और जनसभा में पहुंचकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के विचार सुने। श्री चौधरी की प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, चुनाव संयोजक आशीष गुप्ता, प्रदेश महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, जिला कोषाध्यक्ष राहुल पेगिया आदि मौजूद रहे। धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है, कल माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी काशीपुर में आ रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे, जनता से मिलेंगे और कल 1:30 बजे
किले से लेकर एमपी चौक यानी महाराणा प्रताप चौक तक एक हजार लोगों के साथ संपर्क करते हुए, रोड शो करते हुए हमारे काशीपुर में रहने वाले हैं। उसके बाद 2:30 बजे जो अपनी पर्वतीय रामलीला जहां इस बार हुई थी कृष्णा पब्लिक स्कूल के पीछे, उसी मैदान में एक वार्ड नंबर 1 की जनसभा वहां पर होने वाली है। उसमें भी हमारे 7-8 हजार लोग रहने वाले हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की है। 28 जनवरी से शुरू हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल प्रदेश के 9 जनपदों के 19 आयोजन स्थलों पर आयोजित होंगे, जिसमें 44 प्रतिस्पर्धाओं में लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं बताया गया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे शहर सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे। सभी खिलाड़ी और कंट्रोल रूम से सभी की मॉनिटरिंग होगी। सुरक्षा की दृष्टि से आयोजन स्थल व प्रवास स्थलों पर सीसीटीवी से लैस कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। मीटिंग ली गई तो इसमें सभी जनपद प्रभारियों की तैयारियां पूरी हैं। जो टोटल नंबर ऑफ वेन्यूज हैं वो 19 के लगभग वेन्यूज हैं, जिसमें कि लगभग 44 इवेंट्स ऑर्गेनाइज होनी है। इवेंट्स का मतलब कि एक ही खेल के 2 इवेंट भी हो सकते हैं। तो टोटल 19 वेन्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं और 44 इवेंट्स उस दौरान होंगी, क्योंकि 44 इवेंट्स हैं। हर एक दिन एक इवेंट नहीं है, कुछ पहले हैं, कुछ बाद में हैं, कुछ बड़े इवेंट्स हैं जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, जिनमें की नंबर ऑफ डेज ज्यादा हैं। और उत्तराखंड पुलिस के लिए जो 38वां जो हमारा ये राष्ट्रीय खेल है, ये अब तक की जब से हमारा राज्य बना सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा आयोजन है। उत्तराखंड पुलिस का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन राष्ट्रीय खेल है। एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहली बार हमारे यहाँ इतने स्टेडियम्स बने, इतने गेम्स हो रहे हैं, तो इसमें कई सारे जो है वेन्यूज है, 19 वेन्यूज पे ये होना है। कई सारे डिपार्टमेंट्स इसमें समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमने जैसे बताया अभी 10,000 पुलिसकर्मी पूरे राज्य में इसमें तैनात किए जाएंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष पद के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश बाबा ने शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ शहर में जनसंपर्क अभियान चलाया और इस दौरान उन्होंने बाजारों में व्यापारियों और आम नागरिकों से मिलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की है। राकेश बाबा के साथ पूर्व पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, वरिष्ठ कांग्रेसी नवतेज पाल सिंह, नगर अध्यक्ष सरताज अहमद और अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थक शहर के किच्छा रोड, जेल कैंप रोड समेत कई प्रमुख इलाकों में डोर टू डोर जनसंपर्क करते नजर आए। चेयरमैन कहता हूँ राकेश बाबा। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाल करके मेरे पास आए हो। तो मैं हर दुकान पर जाकर के मैंने अपने लिए वोट मांगे हैं और विकास के मुद्दों पर मैंने बात करी है। जैसे कि मैंने मैनिफेस्टो में आप सब लोगों ने देखा भी है, मैंने उसको घर घर पहुँचाया है, दुकान पे भी पहुँचाया है और जो उसमें मैंने लिखा उस वादे पे मैं अपने पे खरे उतरूँगा। वही चीज़ मैं बार बार जाकर के हर दुकानदार भाई के पास जाकर के मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ और वो मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का नैनीताल पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रचार अभियान को गति देने नैनीताल पहुंचे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस की पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल के साथ नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए जनसंपर्क किया। गोविंद सिंह कुंजवाल ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है, जो जनता समझ चुकी है। भाजपा शासन काल से त्रस्त जनता परिवर्तन चाह रही है, यही वजह है कि कांग्रेस को अपार जन समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने कहा कि वो पिछले लंबे समय से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क में जुटी हुई है। जनसंपर्क के दौरान उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी आगे जन समर्थन बहुत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का और आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। आगे जाएगी कांग्रेस, बहुत आगे जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी को किस तरह देखी पूरी तैयारी? अब भारतीय जनता पार्टी जब वो एक मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे बुला सकते हैं तो आप समझ ही रहे हैं इस चीज़ को, तो हो सकता है उन्हें को कुछ लग रहा हो ऐसा कि हम पीछे हार का डर है। नैनीताल जिले में तो एक नगर निगम है, एक नगर पंचायत है और 5 जो है नगर पालिकाएँ हैं, जिसमें आपका नैनीताल भी है। और जैसा माहौल दिख रहा है उसके अनुसार 5 के 5, 7 की 6 की 6 सीटों को हम जीत रहे हैं। हल्द्वानी भी हम जीत रहे हैं, बाकी नगर पंचायत और नगर पालिका को सब जीत रहे हैं। भी जो कहती है वो कर नहीं पाती है। इस समय जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लोग चाह रहे हैं और बीजेपी की जो कमियां हैं उनसे लोग त्रस्त हो गए, चाहे महंगाई का मार हो, चाहे बेरोजगारी हो और विकास को देख लीजिए आप। कांग्रेस के समय में जो विकास हुआ होगा इस उत्तराखंड में, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम किया नहीं है। अगली अहम खबर रुड़की से है, जहां जैसे जैसे निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं और जनता के बीच पहुंचकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 23 जनवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर अब प्रत्याशियों के द्वारा घोषणा पत्र भी जारी करना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में नगर पंचायत इमली खेड़ा से भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी मनोज सैनी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मनोज सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से इमली खेड़ा से राघड़वाला जाने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और राघड़वाला से हद्दीपुर तक मार्ग बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ नगर पंचायत इमली खेड़ा के सभी ग्रामों में एक एक बारात घर, टांडा गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, इमली खेड़ा में इंटर कॉलेज का उच्चीकरण का कर डिग्री कॉलेज करवाना और इमली खेड़ा नगर पंचायत में बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। और नगर पंचायत इमली खेड़ा में 5 गांव। पत्रकार वार्ता में मैंने एक घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें इमली खेड़ा से रांगड़वाला और रांगड़वाला से टांडा जाने वाला मुख्य मार्ग उसे प्राथमिकता से ठीक कराया जाएगा और उसका निर्माण कराया जाएगा। पिछले 10 वर्षों से चुनाव के टाइम पे जो इमली खेड़ा से रांगड़वाला रोड जाता है और रांगड़वाला से हद्दीपुर तक जो रोड जाता है, उस पे कभी पत्थर डलवा देते हैं, कभी मिट्टी डलवा देते हैं। ये खाली चुनाव के टाइम पे होता है और पब्लिक को लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये रोड बनेगी। पिछले 10 वर्षों से इस रोड पे कोई काम नहीं हुआ है, पत्थर डलवा दिए, कभी मिट्टी डलवा दी, यही रहता है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। नैनीताल नगर निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव मैदान में अपना जोर आजमाना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस जहां कर्मचारियों की समस्याओं और नैनीताल के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार विकास के सवाल उठा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी संध्या शर्मा ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड बनने के बाद से नैनीताल में पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। उनका कहना है कि नगर के अधिकांश आंतरिक मार्ग टूटे हुए हैं, सड़कों की स्थिति खराब है और स्ट्रीट लाइट, पानी और बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। संध्या शर्मा ने अपने चुनावी अभियान में वादा किया कि यदि उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो वे सौर ऊर्जा, महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जनता के मुद्दों पे मैं जा रही हूँ, आम समस्या को लेके। कितनी जगह तो रोड ही नहीं है, 7 नंबर पे रोड नहीं है, कृष्णापुर पे रोड नहीं है, ठीक है। और भी हम जितनी जगह गए हैं, आधे से ज्यादा जगह तो रोड ही टूटी हुई है। आज तक किसी ने देखा ही नहीं है कि रोड कहाँ है या कहाँ नहीं है। मतलब कोई मुद्दे ही नहीं उठा रहा आम जनता की कि क्या हो रहा है। ठीक है, मेरा बचपन से लेके अभी तक मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, मेरी जन्मभूमि यही है और अब मैं कर्मभूमि बनाने जा रही हूँ इस चीज को। ठीक है, आने वाला समय देखिए, मैं तो जनता के लिए ही उतरी हूँ। मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कभी भी कि मैं कभी भी राजनीति में आऊंगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर नई टिहरी से है, जहां नगर निकाय सामान्य निर्वाचन की मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपादित करने हेतु नगरपालिका परिषद हॉल में मतगणना कार्मिकों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने मतगणना कार्मिकों से कहा कि आज प्रथम प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके बाद एक और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी कार्मिक प्रशिक्षण को गंभीरता से लेते हुए छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त कर लें तथा मतगणना के दिन समय से मतगणना स्थल पर पहुंच जाएं। मतगणना स्थल पर रिकॉर्डिंग के लिए वीडियोग्राफर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मतगणना में जल्दबाजी न करें, मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष होकर धैर्यपूर्वक नियमानुसार संपादित करें तथा कोई दिक्कत हो तो आरओ को बताएं। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी आरओ को अपनी अपनी मतगणना एवं सुरक्षा टीम को पहले ही ब्रीफ कर दें।
आज जो काउंटिंग हमारी टीम से उनकी प्रथम ट्रेनिंग की गई है और उनको पूरी लगन के साथ निष्पक्षता के साथ काउंटिंग की जो प्रक्रिया होनी है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इसमें हमारे सभी जो भी कार्मिक तैनात किए गए थे 100% उनकी उपस्थिति है। सभी आरोपी उपस्थित हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे हमें जो नगर निकाय चुनाव में सभी नगर निकायों की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसके बारे में बारीकी से सभी को जानकारी दी है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मंगलौर से कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने कहा कि चौधरी इस्लाम के हक में निर्णय आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इसके साथ ही कहा कि विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस चौधरी इस्लाम को समर्थन देंगे। मोहानुद्दीन अंसारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह तन और मन धन से चौधरी इस्लाम के साथ हैं और आगामी चुनाव में पूरी ताकत के साथ उनका समर्थन करेंगे। और लड़ूंगा, आप जान इनका समर्थन मुझे रहा है, रहेगा। मैंने भी इनका समर्थन किया था। अब बड़ी बात यह है कि इन्होंने सम्मान के साथ मेरे साथ रहने का वादा किया और मेरे साथ तन मन धन से साथ हैं। हम दोनों चाचा भतीजे की जीत हुई है और ये प्रतीत हुआ है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो गलत किया था वो उनका निर्णय कोर्ट ने गलत साबित किया है और कोर्ट ने इस पर्चे को बहाल किया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जितनी चुनाव की प्रक्रिया बची है, पोलिंग और काउंटिंग, उसको भी चुनाव आयोग अब कम से कम विधिवत तरीके से ईमानदारी से कराएगा। अब सरकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। मुझे कांग्रेस पार्टी ने विधायक काजी निजामुद्दीन साहब ने, चेयरमैन साहब ने समर्थन दिया था। मैं इनका आभारी हूँ, इन्होंने मुझे समर्थन दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट से सच्चाई की जीत हुई है, चौधरी इस्लाम साहब का पर्चा बहाल हो गया है। तो इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है और अपना पूर्ण समर्थन साथियों सहित तन मन धन से चौधरी इस्लाम साहब को दे दिया है।